आज हम पेपर माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया तथा वायरस के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया तथा वायरस दोनों ही प्रोकैरियोट्स की श्रेणी में रखे गए हैं। बैक्टीरिया तथा वायरस को प्रोकैरियोटिक सेल्स के रूप में जाना जाता है। वर्गीकरण से संबंधित एक ब्रांच है फाइलोजेनी, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो जंतु है उनके मध्य जो इनके उद्विकासीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्तमान में लगभग 1.5 मिलियन विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है उनको पहचान आइडेंटिफाई किया गया है। उनके मध्य पाई जाने वाली समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा आवृत होती है। सभी ऑर्गेनिज्म अपनी ऊर्जा के स्रोत के रूप में एटीपी का उपयोग करते हैं। सभी के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए उपस्थित होता है। इनमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स पाए जाते हैं तथा इन समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर जो डार्विन ने 1858 के अंदर नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के बारे में बताया। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग जो समूह बनाए गए उन्हें टेक्सा या टेक्सोन कहा जाता है। प्राचीन काल से ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको दो समूह के अंदर बांटा गया और उन्हें किंगडम कहा गया। पहला जो है उसको प्लांटी किंगडम कहा गया और दूसरे को एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया कहा गया। 1858 में बैक्टीरिया तथा फंजाई को प्लांट किंगडम के रूप में गलती से रखा गया था। उसके बाद में 1860 में इनके लिए अलग से एक किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया, जिसके अंदर फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी तथा प्रोटोजोआ जंतुओं को वो ऑर्गेनिज्म को रखा गया। 1930 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद बैक्टीरियल कोशिकाओं के संबंध के अंदर बहुत सारी जो संरचनाएं जो खोज जो जानकारी उसका पता चला और उनके आधार पर इसको टर्म प्रोक्यूरिटा 1937 के अंदर दी गई। जो किंगडम फंजाई है उसको 1959 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। 1961 के अंदर जो प्रोक्यूरिटा की जो करंट जो डेफिनेशन वर्तमान जो परिभाषा उसको बताया गया था। 1968 में किंगडम प्रोक्यूरिटा को बायोलॉजिस्ट के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। आर.एच. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने जो समस्त जो ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम के अंदर वर्गीकृत किया। इनके द्वारा 1969 के अंदर ये अपना वर्गीकरण है वो प्रपोज किया गया था। इसके अंदर पहला जो किंगडम है उसको मोनेरा या प्रोकैरियोटी कहा गया, जिसके अंदर जो सभी प्रोकैरियोट जो जंतु है जिनकी संख्या लगभग 3.5 बिलियन ईयर अगो के आसपास इनका ओरिजिन हुआ था। किंगडम जो प्रोटिस्टा है वो सेकंड इन्होंने जो किंगडम जो समूह बनाया, जिसके अंदर एक कोशिकीय जंतुओं को रखा गया जिनके अंदर के टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता और अपने जीवन के अंदर ये गति करने के लिए फ्लैजिला का उपयोग करते हैं। तीसरा जो किंगडम बनाया गया उनके द्वारा फंजाई बनाया गया, जो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय स्लाइम मोल्ड्स होते हैं और ये इनकी जो नेचर होती है सेप्रोफाइटिक नेचर होती है। और फोर्थ जो किंगडम बनाया वो प्लांटी बनाया, जिसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया पाई जाती है और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। किंगडम एनिमेलिया जो लास्ट किंगडम था इनका, उन्होंने बहुकोशिकीय ऐसे जीवों को रखा गया जिनकी हिट्रोटाइपिक यानी कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको रखा गया। ये जो डायग्राम है इन पांचों जो किंगडम है उनके बारे में बताया गया, जैसे फंजाई है, प्लांटी एनिमल्स है, वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुए थे। इन जंतुओं के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको मुख्यतः दो
प्रकार से परिभाषित किया गया। जो पहली जो कोशिकाएं जो है उनको अपन प्रोकैरियोटिक सेल्स के नाम से जानते हैं, और दो प्रकार की कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अगर इन कोशिकाओं के अंदर सेल साइज को देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो अपेक्षाकृत छोटे आकार की होती है, जो 0.2 से 2 माइक्रोन डायमीटर की होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं उनका आकार बड़ा होता है, उनके 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अनुपस्थित होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होती है। सेल ऑर्गेनेलिज यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस आदि जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो सेल वॉल है वो जटिल या कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर सिंपल जो कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनके अंदर राइबोसोम्स जो है वो 70S प्रकार के पाए जाते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के रूप में जाने जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स के रूप में ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, और ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए इनके अंदर उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स के रूप में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोट्स में सामान्य जो जनन होता है वो सेल डिवीजन जो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर ये माइटोसिस के नाम से जानी जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो ये डायग्राम देख रहे हैं, ये बैक्टीरियल कोशिका का डायग्राम, जिसके अंदर अपन देख सकते हैं कि सबसे बाहर की ओर इनके कैप्सूल पाया जाता है, और उसके जस्ट नीचे जो है सेल वॉल पाई जाती है। उसके सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, और इनकी जो संरचना है उसको उसके अंदर जो है वो बिल्कुल ही सिंपल टाइप की संरचना इनके अंदर पाई जाती है, और इनके अंदर जो वेल ऑर्गेनाइज जो न्यूक्लियस है उसका पूर्ण अभाव होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। न्यूक्लियस नाम की देखा जाए तो न्यूक्लियस नाम की कोई संरचना इनके अंदर उपस्थित नहीं होता है। गति के लिए इनके अंदर फ्रेजिया पाया जाता है, यानी कुल मिलाकर के ये इसकी बैक्टीरिया एक प्रिमिटिव प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। ये एक यूकैरियोटिक कोशिका जो जंतु कोशिका, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड जो न्यूक्लियस है वो उपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी आदि सेल ऑर्गेनेल्स है वो इनके अंदर पाए जाते हैं। ये एक एनिमल कोशिका है जिसके अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, यानी ये भी एक यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी आदि सभी सेल ऑर्गेनेल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। और फाइलोजेनी के अंदर 1978 में कॉर्ल वॉइस ने प्रपोज किया कि सभी जो किंगडम है उनको 3 डोमेन्स के अंदर इन्होंने रखा, और इनका आधार जो था कि कोशिका की जो सेल वॉल है उसकी संरचना कैसी है, मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले लिपिड किस प्रकार के हैं, आरएनए की सीक्वेंस किस प्रकार से हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में किस प्रकार से होता है, और एंटीबायोटिक्स के प्रति इनकी किस प्रकार की सेंसिटिविटी है। इसके आधार पर 3 डोमेन्स बनाए गए। पहला जो डोमेन्स है उसको यू बैक्टीरिया कहा गया, जिसके अंदर वास्तविक प्रकार के जो बैक्टीरिया है उनको रखा गया। सेकंड जो डोमेन जो बनाया गया उसके अंदर आर्की बैक्टीरिया को, इसमें प्राचीन बैक्टीरिया को रखा गया, एंशिएंट बैक्टीरिया का है। और थर्ड जो डोमेन बनाया गया बैक्टीरिया के लिए यूकैरिया बनाया गया, जो कि इसके अंदर सभी यूकैरियोट्स जैसे प्रोटिस्टा, पंजाई प्लेंटी तथा एनिमल्स को रखा गया। यानी कि कुल 3 डोमेन सिस्टम के अंदर पूरे ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यूकैरिया के अंदर रखा गया। जो अगर इनके जनरल कैरेक्टर्स देखें तो अपन जैसे यू बैक्टीरिया है उसको अपन ट्यू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इनकी जो सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है, और जो एंटीबायोटिक्स है उनके प्रति बहुत ही संवेदनशील होती है। आर्की बैक्टीरिया उसको एंशिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं, और उनकी सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है। साथ ही ये एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, और इनमें ये विषम प्रकार के, बहुत ही जटिल प्रकार के या एक्सट्रीम जो जहाँ पर एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी अन्य शब्दों के कि जो विषम जो परिस्थितियां हैं उनके अंदर भी रहने के अंदर पूर्णतः सक्षम होते हैं। इसके एग्जाम्पल है इनके मिथेनोजन, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, और
थर्मो एसिडोफिलस जो बैक्टीरिया है वो एंशिएंट बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया के अंदर रखे गए हैं। अगर सारे जो ऑर्गेनिज्म है उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण करने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा इनसे संबंधित थ्योरीज दी गई, तो वैज्ञानिक को किसी जंतु का वैज्ञानिक नाम या किसी भी ऑर्गेनिज्म का वैज्ञानिक नाम रखने से फायदा ये होता है कि इनसे संबंधित पूरी जो विश्व है, इनसे संबंधित जो रिसर्च होती है वो एक ही नाम से जानी जाती है और उस जंतु का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही नाम होता है, तो इससे संबंधित होने वाली रिसर्च से कंफ्यूज नहीं होते हैं, इसलिए इनका वैज्ञानिक नाम रखा गया। उनके वर्गीकरण के लिए भी इनका नाम वैज्ञानिक नाम रखा जाता है। इनके वैज्ञानिक नाम रखने के पीछे लिनियस के द्वारा एक पद्धति दी गई जिसे द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार जो प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो नाम है वो दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला जो नाम होता है वो जीनस का होता है और दूसरा नाम स्पीसीज का होता है। जैसे एग्जाम्पल के ऊपर हम देखें तो जैसे होमो सेपियन मनुष्य का नाम, जहाँ पर होमो जो है वो जीनस है और सेपियन है वो उसकी स्पीसीज है। इसी तरीके से पेनिसिलम नोटेटम, यहाँ पे पेनिसिलम है वो जीनस है और नोटेटम उसकी स्पीसीज है। किसी भी वर्गीकरण पद्धति के अंदर इनके अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग जो ग्रुप बनाए गए हैं उनको अपन टेक्सोन्स के नाम से जानते हैं। सबसे जो छोटा ग्रुप होता है या जो मूलभूत जो इकाई होती है वर्गीकरण की, जो स्पीसीज होती है, बहुत सारी स्पीसीज जो है मिलकर के जीनस बनाती है, बहुत सारे जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं और बहुत सारी फैमिली किसी ऑर्डर के अंदर पाई जाती है और बहुत सारे ऑर्डर्स मिलकर क्लास बनाते हैं और ये क्लास में एक बड़े समूह को बना जाती है जिसे फाइलम या डिवीजन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर किसी एक जो जंतु है, जैसे ये पार्डस है, उसकी वर्गीकरण दिया गया है जिसकी स्पीसीज जो है वो पार्डस है, जीनस जो है पैंथेरा है, फैमिलीडी है, ऑर्डर जो है कार्निवोरा है, क्लास मेमेलिया है और फाइलम कोर्डेटा और किंगडम एनिमेलिया। इस तरीके से जो जंतु है उसकी फाइलम क्लास ऑर्डर जो लिखने की जो तरीका है उसको अपन हेरारिकी बोलते हैं और इन प्रत्येक जो फाइलम क्लास ऑर्डर ये जीनस है इनको अपन टेक्सोन कहते हैं। बैक्टीरिया की जो स्पीसीज है उसको या बैक्टीरिया को है अपन बैक्टीरियल स्पीसीज, बैक्टीरियल स्ट्रेन के नाम से जानते हैं और इनके जो वर्गीकरण है उसके या उनके नामकरण के लिए बर्जी के द्वारा सुझाया गया जो बर्जी मैनुअल है उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो बहुत ही सिंपलेस्ट प्रकार के जिनको ऑर्गेनिज्म तो नहीं कहा जा सकता लेकिन जिनको जीवित इकाइयाँ भी नहीं कहा जा सकता कि माइक्रोब्स होते हैं, सिंपलेस्ट माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका वायरस के नाम से जानते हैं, जिनको भी मॉर्फोलॉजी इनके जीन और इससे एंजाइम्स किस प्रकार के होते हैं इसके आधार पर वर्गीकृत करते हैं।